आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध पर। और सबसे पहले सवाल सारिका जी से ही करते हैं, क्योंकि अपराध को लेकर आजकल विपक्ष काफी हमला कर रहा है सत्ता पक्ष पे। सारिका जी क्या कहेंगी, अपराध बढ़ा हुआ है या ये प्रायोजित अपराध है या फिर ये आमतौर पे जो अपराध होते हैं वैसे अपराध है? देखिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम लोग एक ओपन स्पेस में अभी डिबेट कर रहे हैं, समय बहुत खराब है। अभी कहीं भी हम लोग को इस तरीके से खड़े होकर डिबेट करने में निश्चित रूप से डर तो है, और अपोजिशन वाले हैं हम लोग। अब देखिए, अपराध को देखने की दृष्टिकोण अभी हमारे वर्तमान सरकार में बैठे लोगों की क्या है। आप इनको मारते हैं, ये आपको मारते हैं, तो आपसी रंजिश है, वो अपराध नहीं है। हत्या कर दीजिए आप उनको खुलेआम। हॉस्पिटल में, एक पॉश इलाके में, एक बड़ा हॉस्पिटल, एक नामी हॉस्पिटल में आईसीयू में घुस करके अपराधी जो है एकदम फिल्म स्टाइल में आते हैं, गोली मार के तर तर निकल जाते हैं, और एकदम बिना डर बिना भय के। जानते हैं डरना किससे है भाई? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का भाई? तो ये अपराधी जो है ना, ये सत्ता संरक्षित वो गुंडे आज बिहार में, जिनका वर्चस्व जितना कायम है कि आज काले कानून की किताब बिहार में खुली हुई है। यानी कि कोई एफआईआर नहीं, कोई धाराएं नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी हो भी गई तो साक्ष्य के अभाव में इनको बरी कर देना है। क्या कहे हम? बिहार किस दौर से गुजर रहा है? आप कह रहे हैं सारिका जी आपको डर लग रहा है, लेकिन आप अकेले ही गाड़ी चला ड्राइव करके आई हैं यहाँ। अच्छा भाई, हम लोग हिम्मती लोग। घर से निकलने में डर नहीं लगा? नहीं, हम लोग एकदम लगता है, हर दिन लगता है। घर में बैठे बैठे 4 थ्रेटनिंग रोज आते हैं मुझे। मतलब दिन भर में 10 बार मेरे पास कॉल है भाई। ऑलरेडी मैंने एफआईआर दर्ज करा रखा है। मेरे जान को खतरा है, लोग प्रतिदिन मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो डर है तभी तो। लेकिन हम लोग डर के आगे झुकने वाले लोग नहीं, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हम झुक जाएंगे, हम डर जाएंगे, तो बताइए 14 करोड़ जनता बिहार की किसके भरोसे है? आज वो किसकी ओर देख रही है? तो हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो उसमें अब जान भी चला जाए तो क्या हम लोगों को है भाई? हम लोग तो जनता की लड़ाई लड़ने वाले। प्रभात जी, सारिका जी को जान का भय है, डर है बहुत, क्या कहेंगे? सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारिका जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं। और घटना होना, अपराध होना और कार्रवाई होना, दोनों एक चीज़ नहीं हो सकता। आज जितने त्वरित कार्रवाई हो रही, अभी पारस हॉस्पिटल का चर्चा हुआ, 5वां क्या 6ठा भी अपराधी गिरफ्त में आ गया है। और किसी साजिश के तहत, अभी सवालों में कहा कि प्रायोजित हो सकता है कि जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आने वाले होते हैं उसके 2 दिन 3 दिन पहले ये घटना क्यों हो रही है भाई? और अगर घटना हो रही है तो एनडीए शासनकाल में यह अपराधी यह चीज मान ले कि या तो वो नेपाल भाग जाए, नहीं तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा। कोई भी अपराधी कहीं भी छिपा हो, आप देखिए कि जितने जल्दी खुद खेमका जी के कांड में कुछ मुख्यमंत्री उसको संज्ञान लिए, डीजीपी लगे रहे, कितने जल्दी एसआईटी की गठित हुई, और लोग तो कह रहे थे नहीं सुलझेगा नहीं सुलझेगा। कैसे सुलझा? कैसे अपराधी को गिरफ्तार किया गया? तो अपराध, पारस हॉस्पिटल की घटना ने माथे पे कलंक लगा दिया प्रभात जी, चाहे कुछ भी कह लीजिए। देखिए, कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रायोजित होती है, और हर व्यक्ति के पीछे और हर चौक चौराहे पे पुलिस तो नहीं लग सकता। लेकिन मैं आपके चैनल, तो गैंगवार है सीधा तौर पे। ये वो दौर नहीं है जब बिहार में 118 नरसंहार हुआ करता था, जब 4 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी, बच्चियां नहीं निकलती थी। यह वह दौर नहीं है जो 10,000 से ज्यादा हत्याएं, लूट, अपहरण हुआ और सत्ता संरक्षण। छोटे नरसंहार हो रहे हैं, सिवान में 3 लोगों की हत्याएं हुई। देखिए, ये वो दौर नहीं है कि अगर आप बढ़िया गाड़ी लेकर अगर सीएम हाउस चल जाते तो गाड़ी वहीं रह जाता। ये वो दौर है कि अपराधी कहीं भी छिपा हो तो उसे प्रशासनिक तौर पे या तो उसकी गिरफ्तारी होगी या इनकाउंटर होगा। आदित्य जी क्या कहेंगे, सहमत हैं आप बातों से? मतलब अब तो हंसी भी नहीं आता है इन लोगों का बात सुन करके, रोना आता है। इनका बयान जो है और बिहार के जाने माने कुछ नेता अफसर जो हैं बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी देखिए जीतन राम मांझी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद डीजीपी क्या कहते हैं, कुंदन कृष्णन जी का बयान क्या आया था? उनका बयान आया कि किसान अभी रोपनी नहीं कर रहा है तो छुट्टी। किसान पे आरोप मर दिया। पूरे बिहार में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग लगातार उनकी हत्या हो रही है, लगातार हमारे व्यवसाय भाइयों की हत्या हो रही है। और इनको देखिए किस बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है। क्या प्रायोजित है? ये नरसंहार का दौर चल रहा है पूरे बिहार में, बस उसका रंग और रूप अलग है। बताइए आप। नरसंहार पे सारिका जी आप भी कुछ कह रही थी। देखिए, नरसंहार ये लोग कहते हैं हुआ, किया किसने? और वो जिन्होंने किया कौन है जो साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए? किन्होंने उस आयोग का जो गठन किया गया था जांच और पड़ताल के लिए, किसकी सरकार आने के बाद उसको समाप्ति कर दिया गया? देखिए, अभी समाप्त नहीं हुआ नरसंहार।
प्रतिदिन हो रहा है। आप सिवान से देखिए, पटना से देखिए, भागलपुर देखिए, मतलब कौन ऐसा जिला है जहां हत्या नहीं हुई? एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए ना, अरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और क्यों ना हो भाई, गृह विभाग किसके पास है? उस मुख्यमंत्री के पास जो हर मामले पे साइलेंट और एब्सेंट रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में आज बिहार की जो 14 करोड़ जनता है ना, वो ढूंढ रही है कि कौन है हमारा जान माल का रक्षा करने वाला। भाई है भी कोई क्या? आज लोग अपना जान हथेली पे लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं। अस्पतालों भी अब तो सुरक्षित नहीं है भाई। अब देखिए, थेथर दो तरह के लोग होते हैं, एक थेथर होते हैं, एक महाथेथर होते हैं। तो अभी जो सरकार वाले हैं इनसे महाथेथर है, मतलब इस पे भी एक्सक्यूज देते हैं आप। थिएटर का डिफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन नहीं होता है कि हम आपको मार दे, आप हमको मार दिए, तो ये आपसी रंजिश है, ये हत्या हम लोग कर सकते हैं, है ना? ये हम इनको मार दिए, हमको मारे तो ठीक है, प्रवक्ता है ना, आपसी रंजिश में मार दीजिए। कत्ल नहीं है वो, कत्ल नहीं होता वो, वहां पे नहीं आता है, कोई धारा नहीं लगेगा। भाई क्या आप बोल रहे भाई? इसलिए मैंने कहा कि बिहार में भी महाथेथोलॉजियों की सरकार चल रही है। हर बात पे ऐसे वो लोग क्लियरेंस दे रहे हैं, अपनी ऐसी ऐसी चीजें लाके सामने आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि भाई अब चुल्लू पर पानी इनको चाहिए या हम ही डूब मरे क्या? प्रभात जी, आरोप बड़े संगीन लग रहे हैं। कि हताशा निराशा का प्रतीक ये लोग कैसे? जान गए हैं कि अब तो जनता से दूर तो हो ही गए, और आने वाले समय में इस बार 2025 में भी हाशिए पे जाने वाले हैं। दलितों की बात करते उनके उनके सवाल का जवाब मैं उसी पे आ रहा हूँ। दलितों की बात करते हैं, 118 नरसंहार हुआ तो सबसे अधिक दलितों की हत्या हुई थी, और वो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब उनके हत्यारों को सजा मिली और दलित परिवार। किसने किया था वो जो दलितों की हत्या हुई? किसने किया था? और अगर दम है तो बता दीजिएगा किसने किया था, क्योंकि मैंने तो बोल चुका है भाई, मैंने तो बोल दिया है मुर्दाबाद, और डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं है, आपको नहीं हिम्मत है कि आप मुर्दाबाद कहिए उन हत्यारों को। साक्ष्य के अभाव में जातिवाद की राजनीति आप लोग करते 20 सालों से, आपकी सरकार है, फिर भी आप रोना रो रहे हैं। कौन सी रोना रो रहे हैं भाई? किस चीज की सामर्थ्य का कमी है? छोड़िए गद्दी से, अरे उतरिए। 20 साल में आपने अगर बिहार की स्थिति वो कर दी, लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, आज तो वो स्थिति हो गई है कि डर और भय में हम लोग गुजर रहे हैं। क्या है भाई, किस स्थिति में? हम नीति आयोग की रिपोर्ट पूछिए भैया, उनसे पूछिए। और यही बातें नरसंहार हुआ। बातें नरसंहार के बाद जांच कमेटी बनाई गई, अमीर दास आयोग बनाया गया, क्योंकि जांच में पता चल सके कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, किन लोगों ने रणबीर सिन्हा का मदद किया। नीतीश कुमार जी आते हैं और आयोग को बंद कर देते हैं। तो हमारी मांग है कि अमीर दास आयोग का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कीजिए। और सारिका जी ने बहुत अच्छा बात हुआ, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए। बिहार में पिछले 20 सालों में 93,000 किडनैपिंग हुए हैं, और उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। 60,000 हत्याएं हुई है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, कोई बिहार सरकार का रिपोर्ट नहीं है। और इस रिपोर्ट को ये झुटलाएंगे, कहेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। तो अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री हैं कुछ 4-5 लोग जो हैं वही सरकार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेपथ्य में डालने के लिए ये काम कर रही हैं। और जो नरसंहारों की बात कर रहे हैं, आज भी नरसंहार हो रहा है। वही सामंतवादी, वही जातंकवादी लोग आज नरसंहार कर रहे हैं। तो नरसंहार जब होगा तो अब समाज उठ करके प्रतिकार करने का काम करेगा। देखिए, अमीर दास आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग हो रही है यहाँ पे। हम न किसी अपराधी को बचाते हैं, न किसी निर्दोष को फंसाते हैं। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, अरे सरिता जी, सुनने का प्रयास कीजिए। सिर्फ ऐसे हम जान रहे हैं कि आप हताशा निराशा में हैं आप लोग, तो सुनने का प्रयास कीजिए। नहीं, आप बोल रहे, आप बात को आप नेशनल चैनल पे हैं, आप नेशनल चैनल पे चैनल की गरिमा को समझे। आपसे ऐसा ना हो कि अगली बार आपसे कोई प्रवक्ता आए नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये लोग नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री इस देश को दूसरा नहीं मिलने वाला है, जो 45 डिग्री में भी विकास की चिंता करता है। आज राघोपुर का मलाई कौन खा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव, मीसा यादव और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, और पुल के उद्घाटन में नहीं आते हैं। और क्यों? और नीतीश कुमार जी का पड़तर करेंगे। अरे इनके तो जनक जो है अभी तेजस्वी यादव, परमो धर्म, वो किसके, उसके क्रिएटर कौन है? अगर नीतीश कुमार जी ने डिप्टी सीएम नहीं बनाया होता तो तेजस्वी यादव को जानता कौन? एक लालू जी के पुत्र थे, उसके अलावा उनकी क्या पहचान थी? और वो कहते हैं कि मैं 17 महीने में किया, मैं तो वो किए। तो नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे? 17 महीने की चर्चा करेंगे, 15 साल की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस प्रकार से करोड़ों रुपया, लाखों रुपया आज बिहार की जनता का ये लोग सदन को वॉकआउट करके और सदन को हंगामे का भेंट चढ़ाए, क्या है? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काले कपड़े पहन के आ जाते हैं। ये क्या है भाई?
भ्रष्टाचार अरे भ्रष्टाचार का पूरा देश जानता है कि इंडी गठबंधन, आज अखबार खोलिए तो जमीन घोटाला, कल अखबार खोलिए तो आकाश घोटाला, परसों अखबार खोलिए तो पताल घोटाला, अलकतरा घोटाला, जीप घोटाला, चारा घोटाला। अरे ये लोग तो जानवरों का चारा खा गए, रोड का अलकतरा पी गए, वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की। ये शोभा देता है क्या? सारिका जी, देखिए, हमारे अंदर तो कम से कम हिम्मत है कि हम 15 साल अपने शासनकाल के बारे में भी बात करेंगे और इस शासनकाल में हम 17 महीने के शासनकाल में हमने जो किया उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि 20 साल के सत्ता का हिसाब ये दे सके। लेकिन हमें हिम्मत है कि हम 15 साल की बात भी करते हैं। वो 15 साल सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई, जो गरीब गुरबे पिछड़े दलितों को आवाज और अधिकार और हिम्मत दिया लालू जी ने, इतने न्याय महिलाओं के लिए किए गए। लेकिन आप में हिम्मत है क्या? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बारे में बताइएगा। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, उनका मोलेस्टेशन, वो मोटे तोंद वाले अंकल कहाँ है भाई? कहाँ है? प्रतिदिन हो रहा है बलात्कार बच्चियों का, गला रेता जा रहा है, सीना चीरा जा रहा है, अनगिनत जख्म दिए जा रहे हैं, क्या एक भी पकड़े जा रहे हैं? और तो बदतर स्थिति बताइए, इलाज के लिए वो हॉस्पिटल के बाहर वो दम तोड़ दे रही हैं अपने,